नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर यानी क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि सी सेट से संबंधित है। यानी इसमें हम सी सेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे देखेंगे। हर वीडियो के अंदर हम लगभग 10-15 क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाली वीडियो है उसमें हम लगभग 15 से लेकर 25 तक के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें मोटिवेशन दें। और आप किसी प्रकार की अगर सुधार की आवश्यकता है तो उस सुधार के बारे में हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, ये कहता है एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्त मार्ग को दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है भी, जैसे एक्स और वाई को दो व्यक्ति हैं, वो 300 मीटर का एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त मतलब जैसे ये वृत्त है हमारा। ठीक, तो इस वृत्त की जो परिधि है, परिधि मतलब यानी यहाँ से शुरू होकर के अगर कोई वापस यहीं घूम कर वापस यहीं आता है तो वो क्या होता है, कितने मीटर, यानी जो 300 मीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, और उसे कुल दौड़ना कितना है, 3 किलोमीटर दौड़ना है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, जो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 3000 मीटर हो गए। डिवाइड बाय अगर मैं उसको 300 से करता हूँ तो कितने, उसको 10 राउंड लगाने पड़ेंगे। कितने, 10 राउंड लगाएगा एक व्यक्ति, जो एक यानी क्या करता है, यानी 300 मीटर पूरा करता है, तो उसको कितने 10 राउंड निकालने होंगे अपने 3 किलोमीटर पूरे करने के लिए। ठीक है, फिर कहा है उनकी जो चाल है, चाल मतलब जो इसकी स्पीड है, जो स्पीड का जो अनुपात दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो 3 अनुपात यानी जो एक्स है वो हमारा 3 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ता है, और हमारा जो वाई है वो हमारा 2 किलोमीटर पर पर हिसाब से जो दौड़ता है। अगर हम इन दोनों, ये दोनों की जो क्या है स्पीड है, यानी इसकी स्पीड ये वाली है और इसकी स्पीड ये वाली है। ठीक है, ये 1 मीटर के अंदर 3 यानी जो 3 मीटर के, जब 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर दौड़ता है और ये 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर दौड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं भी, जो इनके बीच का जो अंतर है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे 3 माइनस अगर 2 करते हैं तो अंतर कितने का आता है, 1 का आता है। ये 1 का अंतर कह क्या रहा है, ये हमें कह रहा है भी जब क्या करता है भी, ये जब 3 चक्कर पूरा करता है तो ये 2 चक्कर लगाता है, तो ये इससे 1 चक्कर हमारा फालतू लगा लेता है, यानी ज़्यादा लगा लेता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, अगर उन्होंने एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू किया, यानी एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया, तो कितनी बार जो पहला व्यक्ति यानी जो एक्स है वो दूसरे व्यक्ति से गुजरेगा, कितनी बार जो गुजरेगा। ठीक है, तो हमने देखा है भी जब ये अपने एक ही टाइम के अंदर, जितने टाइम के अंदर ये 3 चक्कर लगाता है, ये लगाता है 2 चक्कर, तो यानी इसको इतने कितनी बार क्रॉस कर लिया, क्रॉस सिर्फ जैसे इसने किया एक बार, इसके अंदर क्या किया इसने क्रॉस कर लिया अधिक बार। अगर इनकी दूरी समांतर होती थी बिल्कुल समांतर दौड़ते। ठीक है, अब ये समांतर नहीं दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक इसने 2 चक्कर पूरे किए, इसने 3 चक्कर पूरे कर लिए, यानी 1 चक्कर ऐसा था बीच में कहीं पे भी उसने जो इसको क्या कर दिया था, क्रॉस किया था, तभी उसका 1 चक्कर क्या हुआ था, पूरा हुआ था। यानी हर एक 3 चक्कर के बाद वह क्या करता है, इसको क्रॉस करता है, तो यानी 1 चक्कर उसका एक बार क्रॉस करता है 3 चक्कर के बाद। तो जब वह 6 चक्कर लगाए तो उसको कितनी बार क्रॉस कर देगा, 2 बार। और जब वह 9 चक्कर लगाएगा तो वह कितनी बार क्रॉस कर देगा इसको, 3 बार। अब उसको सिर्फ राउंड लगाने हैं 3 10 ही। ठीक है, अगर वो 12 राउंड लगाता तो वह 4 बार क्रॉस करता, मगर अभी उसको जैसे अगला राउंड आएगा तो उसमें जो एक्स है उसकी जो वो है, जो रेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो वाई है वो अभी दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया भी कितनी बार गुजरेगा अपने राउंड पूरे करने तक, अपनी राउंड पूरे करने तक वह 3 बार तक इससे क्या करेगा, गुजरेगा। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो 16वां क्वेश्चन था जो रीजनिंग से संबंधित था, तो हमने कर लिया था कल, क्योंकि जो हमारी जो पीपीटी थी उसमें हम जो 15वां क्वेश्चन था उसको डालना भूल गए थे, उसकी जगह 16वां कर दिया था। ठीक, तो आज हम करते हैं हमारा जो 17वां क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है भी जो हमारे जो 150 प्रतियोगी, क्या है 150 प्रतियोगिता हैं, यानी प्रतियोगी में खिलाड़ी हैं वाली एक शतरंज की टूर्नामेंट है। किसकी टूर्नामेंट है, शतरंज की टूर्नामेंट चल रही है। में जब कोई भी खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जो आदमी यानी व्यक्ति को शतरंज की बाजी हार गया, जाओ भी अपने घर जाओ। ठीक, यह क्या था, यह निश्चित किया जाता है भी कोई भी खिलाड़ी है वो बराबरी पर या दोबारा नहीं होती है, कोई भी जो यानी जो टाई है, यानी कोई भी मैच है वो टाई नहीं होता है, यानी दोबारा नहीं होता है, सिर्फ प्रमाणित ही होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कुल कितनी टूर्नामेंट खेली गई थी, या कितनी बाजी, यानी सॉरी कितनी बाजियां खेली गई थी, कितने मैच हुए थे।
तो अगर हम इसको देखते हैं तो पहले जैसे 150 व्यक्ति थे, ठीक है, 150 व्यक्तियों के बीच में जब टूर्नामेंट करवाई गई तो इसमें से कितने, यानी तो कितने 75 मैच हुए थे। कितने मैच हुए थे? 75। जिसमें से हम कह सकते हैं जो 75 जो खिलाड़ी थे वो तो क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे, और जो बाकी बचे 75 खिलाड़ी टूर्नामेंट के अंदर थे। अब अगला जो मैच होगा उसके अंदर क्या होगा? अभी 75 को संपूर्णतः डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसमें जो 74 खिलाड़ी है वो तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, यानी जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टिसिपेट करेंगे। मगर क्या होगा, अभी जो उसके बाद में जो बाकी बचेंगे खिलाड़ी, जो एक बचेगा, यानी टोटल मैच कितने होंगे इसमें से? जैसे 38 मैच होंगे। कितने मैच होंगे? 38 मैच होंगे, सॉरी 38 खिलाड़ी बचेंगे। तो इनके जो मैच हुए तो इनमें से जो 37 खिलाड़ी थे वो तो क्या हो गए? बाहर हो गए। जो जबकि 37 खिलाड़ी तो जीते थे, मगर जो एक खिलाड़ी बचा था उसको वैसे ही आगे पहुंचा दिया गया खिलाड़ी न होने की वजह से। तो बाकी कितने? 38 खिलाड़ी बचे। अब 38 खिलाड़ियों के बीच में वापस कितने? 19 मैच हुए, जिसमें से 19 बाहर हो गए, और जो बाहर वाले 19 बाहर हो गए, और बाकी अंदर कितने बचे थे? 19 खिलाड़ी बचे थे, ठीक है। अब 19 के बीच में कितने मैच हुए? फिर वापस इनके बीच में 9 मैच हुए, जिसमें से 9 खिलाड़ी क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे। जिसमें से एक खिलाड़ी क्या था, जैसे 9 खिलाड़ी तो जीत के और यानी अगले पास गए थे, और एक खिलाड़ी को कहीं न कहीं खिलाड़ी के अभाव के अंदर वैसे ही आगे पहुंचा दिया गया, ठीक। तो बचे 10 खिलाड़ी। अब 10 खिलाड़ियों के अंदर फिर से मैच हुए, तो आपस में 2-2 के मैच होते हैं, तो कितने मैच हुए? फिर 5 मैच हुए, 5 बाहर हो गए और 5 खिलाड़ी अंदर बच गए थे, ठीक है। अब 5 खिलाड़ियों के बीच में जब मैच हो गए तो कितने मैच हो गए थे? जिसमें से 2 मैच होंगे, क्योंकि एक दूसरे खिलाड़ी के लिए तो हमारे पास जगह जाना ही नहीं है। तो 2 मैच होंगे, जिसमें से 2 क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, और 2 खिलाड़ी यानी 3 खिलाड़ी अंदर आगे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक खिलाड़ी जो बचता है उसको हमने यानी एक बार आरक्षण दे दिया है। तीसरा है, अब 3 खिलाड़ी बचे, तो 3 खिलाड़ियों के बीच में मैच कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है, जिसमें से एक खिलाड़ी बाहर हो जाएगा और 2 खिलाड़ी क्या बचेंगे? आगे बच जाएंगे, ठीक। उसके बाद में जो 2 खिलाड़ी हैं उनके बीच में फिर एक मैच होगा, ठीक है, और लास्ट में जो एक बचेगा वो क्या होगा? हमारा विनर होगा, ठीक। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया चलेगी। तो ये वाला जो, जैसे ये 150 को छोड़ करके, यानी ये तो पूरे खिलाड़ी थे, ठीक। ये वाली जो सारी प्रक्रिया है हमारी, हम कह सकते हैं ये वो खिलाड़ी हैं जो बाहर हुए हैं, किसकी वजह से? खेल करके बाहर हुए हैं, ठीक है। तो जैसे 75 है, 37 है, 19 है, 9 है, 5 है, 2 है, 1 है। तो जब हम इस सारे का टोटल करेंगे तो हमारे जो कुल जितने मैच हमने खेले थे उसका क्या जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। तो जब हम इसका पूरा टोटल करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो टोटल आएगा वो 149 आएगा। तो टोटल कितने मैच खेले गए थे? ये खेले गए थे 149 मैच खेले गए थे। जो राइट आंसर होता है इसका सी हमारा राइट आंसर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या देखा है भी, हमें नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, उसके हमें बताना है। तो कथन हमारा जो प्रश्न क्या पूछा गया हमसे भी, एक्स है वो क्या एक पूर्णांक है? पूर्णांक यानी इंटीजर्स है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी इंटीजर होते क्या हैं। जो इंटीजर होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे ये 0 है, 0 के इधर वाले 1 2 3 इस हिसाब से जैसे चलते जाएंगे। इसी प्रकार से इधर -1 -2, ठीक है, -3। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है ये सारे इंटीजर के अंदर आते हैं। जबकि अगर कोई संख्या जो पॉइंटों के अंदर है, जैसे 0.2 है, 0.5 है, 1.7 है, 1.8 है, तो वो सारी की सारी इंटीजर नहीं होती। साथ ही साथ जो p/q के अंदर के जो अंदर 4 होती है, यानी जिसको हम 2/3 के नाम से बोलते हैं, ठीक है, 3/5 के नाम से बोलते हैं, तो ये भी क्या नहीं होती? इंटीजर्स नहीं होती है, ठीक है। तो पहला हमारा x/3 ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। पहला बात हमें ये कहता है, कथन कहता है। और दूसरा हमें कहता है भी जो 3x है वो क्या है? पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है भी, जो ये पूछना है भी जो x है वो पूर्णांक है या नहीं है, ये बात हमें बतानी है, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, अगर हम पहले कथन को ले भी जो x/3 है वो क्या है? एक पूर्णांक नहीं है। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू क्या आएगी? 2/3 आएगी, जिसको हम कह सकते हैं ये तो पूर्णांक नहीं है। यानी पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है जो कह रहा है, इससे हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। फिर हम इसी 2 की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे, दूसरे जो हमारी जो कथन है उसके अंदर, यानी जो 3x है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम जो 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो गुणा 3 करते हैं, चलो उल्टा हो गया कोई बात नहीं। तो क्या आता है? 6। तो 6 हमारा क्या है? पूर्णांक है, ठीक है।
अब यही जो सिचुएशन हमने की थी तो दोबारा हमारे नीचे की सिचुएशन के हिसाब से करना होगा। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे भी, अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे। अब अगर हम x की जगह 2/3 पुट करते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो हमें दोनों ही लेनी होगी, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा, क्योंकि एक सिचुएशन तो हम आंसर निकाल नहीं पाते हैं। तो दूसरी बार हमें ये पुट करके हमें देखना होगा। ठीक है, तो जब हम कहते हैं x की जगह ये पुट करते हैं, तो x की जगह 2/3 पुट करते हैं और उसके डिवाइड बाय अगर 3 होता है, ये 3 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा यानी 2/9 बचेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 9 बजे ये भी क्या है, एक इंटीजर नहीं है, ना ही हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारा, जब हम इसकी वैल्यू करते हैं तो 3x है, उसकी जगह अगर हम 2/3 रखते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो किसी भी हम एक निर्णायक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं, जो हमारी x की वैल्यू है वो किसी से भी नहीं निकल पा रही है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, मगर जो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो दोनों के दोनों हमारे कथन दिए गए हैं, ये x की वैल्यू निकालने के लिए, ये बताने के लिए भी x इंटीजर है या नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट नहीं है, हमें और कुछ विकल्पों की आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी जो कथन 1 और 2 दोनों के दोनों उत्तर देने के लिए क्या है, नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है भी एक वस्तु की कीमत में अगर 25% की वृद्धि है, तत्पश्चात कीमत में 20% की घटा दिया जाता है और फिर उसमें वापस 10% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणाम में क्या वृद्धि होगी। ठीक है, हमें ये बताना है भी पहले क्या करता है, जैसे हम कोई भी कीमत है उसकी कीमत मान लेते हैं 100 रुपये, कोई भी वस्तु है, कहते हैं भी उसमें 25% की वृद्धि हुई। 25% वृद्धि को हम क्या देखते हैं, 25/100 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बच गया 25, तो यानी 100 के अंदर 25 को प्लस कर देंगे, यानी इतनी वृद्धि हुई थी। ठीक, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 125 है। अब कहता है भी इसके अंदर 20% की कमी होती है, जब हम 125 का 20% निकालते हैं। ठीक, तो 20/100 यहाँ से निकाल देते हैं, 1 0 से 1 0 निकाल देते हैं। ठीक है, इधर इसको काट निकालें 2 से, तो यहाँ से 5 आ गया, और जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो जैसे 5 यानी 5 × 10 बाद में 25 बचता है, तो कितने, यानी 25 रुपये की क्या होगी, कमी होगी। पहले हमने 25% से बढ़ने के बाद जो 25% क्या हुआ था, यानी हो गया, तो अब 125 में से 25 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, 100 आ गया। तो अभी तक हमारे अंदर कोई भी वृद्धि नहीं हुई हमारे अंदर। फिर कहता है भी फिर उसमें अगर 10% बढ़ा दिया जाए, अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 10 आएगा। तो अगर हम निकाल के देख लेंगे तो भी क्या होगा, 10 ही होगा। इसको क्या करते हैं, जैसे 10/100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा 100, 10 बचेगा, सॉरी। तो हमारे अंदर कितने % की वृद्धि हो रही है, ये 10 की वृद्धि हो रही है, वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो हमारी कितनी %, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो राइट आंसर होगा हमारे इसका बी, हमारे इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारे जो वही जो परिच्छेद है वो शुरू होते हैं। परिच्छेद में हमें क्या ध्यान देना होता है, सबसे पहले जो हमारा जो उत्तर है वो परिच्छेद से संबंधित होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, वो कितनी भी बात क्यों ना सही हो। अगर हमारा जो परिच्छेद ये बात कहता है भी अगर हमारा जो सूरज है वो पश्चिम से उगता है, तो हमें यही बात मान के चलनी है भी पूरा जो हमारा सूर्य है वो पश्चिम से ही उगता है। ठीक है, पूर्व के हमें बात ही नहीं करनी है। ठीक है, और अगर पहला ये बात भी हमें कह देता भी जो हमारा ग्रह पृथ्वी नहीं है, हमारा ग्रह सूर्य है, तो हम सूर्य को ही अपना ग्रह मानेंगे, तो हम कहेंगे इस परिच्छेद के अनुसार ही हम अपना उत्तर देंगे। ठीक, तो पहले हमारा परिच्छेद पढ़ते हैं, क्या कहता है, विश्व में कुछ जगहों पर चावल और गेहूं जैसे प्रमुख खदानों की क्या हो रही है, उत्पादकता है वो स्थिर हो रही है। उत्पादकता यानी हम जैसे हमारे जो प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ है चावल और गेहूं, ठीक है, और ये क्या हो रही है, उनकी जो उत्पादकता है वो दिनों दिन क्या हो रही है, स्थिर होती जा रही है, यानी जिसके अंदर हम और ज़्यादा उत्पादकता नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उपज को न तो नई किस्मों और न ही अनोखे कृषि रसायनों से बढ़ाया जा सकता है, यानी ना तो हम जो नए नए प्रकार के जो बीज हैं उनके प्रकार से, और न ही किसी प्रकार के अनोखे को रसायन है जो कीटनाशक वगैरह का हम डालते हैं उनसे बढ़ा सकते हैं। न ही अब तक ऐसी काफ़ी ज़मीनें बची हैं, काफ़ी ज़मीनें यानी ऐसी जो उपयुक्त ज़मीनें भी हमारे पास नहीं बची अभी, जिसको हम समतल करके और यानी गेहूँ या चावल उगाने के लिए उपयोग में ला सकें, जिन पर खेती न हुई हो, यानी लगभग खेती हो चुकी है और उन पर कृषि करना उपयुक्त हुआ हो।
ठीक है। तो बस यही बात कही गई है इसमें, यानी कृषि के लिए हम उस बात जगह को समतल कर सकते हैं। यदि वैश्विक तापमान का बढ़ना जारी रहता है तो कुछ स्थान कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएंगे, यानी जैसे जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान अगर बढ़ता रहा तो इससे होगा क्या, हमारी जो कृषि उपयुक्त जो भूमि है वो और क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी, यानी धीरे धीरे कम हो जाएगी हमारे लिए। प्रौद्योगिकी का उपयोग इन समस्याओं को दूर करने में सहायता का हो सकता है। इसका जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इसका अब ये वाली जो लाइन है तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन दिया गया है भी। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है भी, हम टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो समस्या है वो क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। ठीक। कृषि प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से क्या रही है, बदल रही है। बहुत सा यह परिवर्तन कहीं न कहीं हमारे जो पश्चिम जो देश हैं या पश्चिम जगत के जो देश हैं और जो अमेरिका के संपन्न किसानों द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, जो हमारे जो संपन्न किसान हैं उनके द्वारा ये लाया गया है। ठीक है। तो यानी जिसके जो गरीब किसान है वो वहाँ पर अभी भी उसी प्रकार की कृषि कर रहे हैं, जबकि जो संपन्न किसान है उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। ठीक है। और जो पश्चिम के जो विकसित तकनीकें कुछ कुछ स्थानों पर जो उष्ण कटिबंधीय फसलों को अधिक उत्पादन बनाने के लिए अपनाई जा रही है। प्रौद्योगिकी का कोई भी उपयोग नहीं है। तो क्या रहा, अभी जो हमारे जो पश्चिम जो विकसित देश तकनीकी कुछ स्थानों पर जो उष्ण कटिबंधीय जो हमारी फसल है उनको अधिक उत्पादक बनाने के लिए कहीं कहीं भी क्या रहा है, अपनाई जा रही हैं, और प्रौद्योगिकी का भी उसके अंदर कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा रहे हैं, जबकि वो कोई नई नई किस्में हैं या और प्रकार के क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यानी जो उपयोग है, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर तकनीकी को नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर वह लागू न किया जाए, अगर वह हमारी जो तकनीक अगर लागू न किया जाए तो विकासशील देश हमारे होंगे जो विश्व में यह जो कि वर्तमान में कृषि तकनीकी पर उतना क्या है, लागू है, यानी हमारे जो विकासशील देश है वो विश्व में हर वर्तमान कृषि, यानी जो वर्तमान कृषि तकनीक होती है उस पर उतना ही लागू है जितना कि अनुवांशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तकनीक, यानी जो तरक्की से पर लागू होता है। तो जो विकासशील देश होते हैं उस पर जो हमारी जो तकनीकी है उस पर उतना ही लागू होती है जितना कि वह जो नवीन या अनुवांशिक रूप से जिस प्रकार की जो तकनीक, यानी जो पुरानी हमारी जो तकनीक थी उसी पर हम क्या है, कहीं के डिपेंडेड है। आज की श्रेष्ठतम कृषि है, जो आज की जो हमारी जो कृषि का जो स्वरूप है वो प्रणाली है, जो कहीं न कहीं अफ्रीका और एशिया को के कम जोत वाले, यानी जहाँ की जो भूमि है वो कम है और निर्माण के लिए कृषि करने वाले जो कृषक हैं तक ऐसे सरल और मामलों में भी कितना और कब तक उर्वरक उपयोग तक करवाना चाहिए। तो इसका अर्थ यही है कि जो एशिया के जो गरीब देश है, अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, वो कब तक इस प्रकार की जो सरल तकनीक है उसको अपना करके अपना जो उर्वरकता वो क्या कर सकते हैं, स्थिर रख पाएंगे या पहुंचाया जाए। इसमें मानवता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्धता हो सकती है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इस तकनीक से हम क्या कर सकते हैं, मानव की जो उपलब्ध या जो तकनीक जो इनके पास पहुंचाई जाए तो इसके लिए क्या होगा भी, इसकी जो खाद्यता है उसकी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस तरह बेहतर सड़कों का निर्माण करके, जो भंडार की सुविधा है जैसी चीज़ों का निर्माण करके चीज़ें भी बढ़ाएगी, जिससे अधिशेष खाद्यान्न बाजारों तक या जो ढुलाई भी की जा सकती है और जो बर्बादी को भी हम कम की जा सकते हैं। जो हमारी जो भंडार की प्रक्रिया है उसको हम और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो ट्रांसपोर्ट की जो तकनीक है जिसके अंदर हमारी फसलें खराब हो जाती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं इन जो टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से। तो ये हमारा जो परिच्छेद है जो कि हमने अच्छे से समझा है। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाए, ऐसा मुश्किल ये नहीं है। तो पहला हमारा क्या कहता है अभी, उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित। अब क्या कहे, जो हमारा परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित में जो पूर्व धारणा की बात करनी है। पूर्व धारणा यानी जो कहीं न कहीं जो यानी जो हमारा जो लेखक है उसका जो मेन मोटिव क्या है, क्या कहना क्या चाहता है हमारा जो ये हमारा जो लेखक है वो। ठीक। तो पहला हमारा कथन कहता है भी कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक ही सीमित है। ठीक है। तो ये कहा भी जो विकसित देशों तक सीमित है। ठीक है। तो इसमें ये बात नहीं कही गई अभी विकसित देशों तक सीमित है प्रौद्योगिकी क्या, विकसित देशों के जो कुछ संपन्न किसान हैं वहाँ तक ये कहीं कहीं वो उनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। वो प्रौद्योगिकी तो हमारी सभी पे पास है, मगर उसको जो इस्तेमाल करना उसका काफ़ी महंगा होना कहीं कहीं हमारे लिए क्या है, अभी तक उपयुक्त नहीं है। तो हमारा जो पहला कथन है वो गलत होता है। दूसरा कहता है भी कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई। तो ऐसा तो इसमें नहीं कहा गया भी अपनाई नहीं गई, हाँ इतने अधिक मात्रा में नहीं जितना कि जो जिस प्रकार की जो तकनीकी है वो अपनाई गई हो। तो इसने कहा भी प्रौद्योगिकी अपनाई नहीं गई, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो पूछा गया हमसे कौन सा वेद है, वेद मतलब यानी जो इससे पर लागू हो सकता है वो हमें बताना है। तो हमारे तो दोनों ही कथन गलत हो रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो सही है, अब हमारे अनुच्छेद के अनुसार इसका आंसर डी ही होता है।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी हमारे इसी पर हमारा जो आधारित है प्रोजेक्ट इसी पर आधारित है। तो पहला कहता है गरीब देशों को अपनी जो वर्तमान कृषि तकनीकियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ठीक, तो हाँ ये बात सही है। अभी अपनी जो परिवर्तन जो वर्तमान में जो तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं उस तकनीकी को हमें उनको क्या करना है भी जो बदलना है या उनको जो अपडेट करना है जो हमारी जो अमेरिका जैसे जो संपन्न देश है उनसे लेकर के। अगला कहता है भी विकसित देशों के पास बेहतर आधारित अवसर यानी आधारित संरचना है जो कि खाद्यान्न को कमी को प्रभावित कर सकती है। तो इस बात का वैसे कोई जिक्र नहीं हुआ है भी उनके पास कोई संरचना है या नहीं है, परिच्छेद के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, वैसे उनके पास हो सकते हैं मगर परिच्छेद के अंदर जिक्र नहीं किया गया तो हम इसको सही नहीं मान सकते। तो पूछा गया इसमें भी हमारी जो वेद है यानी जो पूर्ण धारणाएं होती हैं उसमें हमारे से वेद ही पूछा जाता है। तो कथन हमारा केवल एक हमारा सही होता है और जो दूसरा कथन है वो हमारा गलत होता है। जो राइट आंसर होगा इसका ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला कहता है उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित हमें इसमें भी क्या बतानी है, हमें पूर्ण धारणाएं बतानी है। तो क्या कहता है जो भावी पीढ़ियों के लिए जो पर्याप्त खाद्य उत्पादनों की चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकते हैं। तो पहली बात तो इसके अंदर इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया अभी भावी पीढ़ियों से, और दूसरा इसके अंदर साथ ही साथ हमें सोल्यूशन बताया गया है। ठीक है, तो हम जो सॉल्यूशन बता दिया हमें भी, तो हम क्या कर सकते हैं जो हमारी जो कृषि है उसको हम बचा सकते हैं, हमारी उत्पादकता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम इस बार क्या पता भी हम इस टेक्नोलॉजी को अपना लें, तो हम इस बात को ये यानी अगर हम टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो हम भविष्य की बात इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं भी उनके पास खाद्य की उत्पादकता होगी या नहीं होगी। ठीक, तो ये बात कहीं ना कहीं क्या सकते हैं भी बहुत ज़्यादा आगे की सोच गए, इतनी परिच्छेद हमें नहीं बताता है। अगला कहता है भी जो कॉर्पोरेट कृषि है इसका बात कहीं पे जिक्र ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ। कॉर्पोरेट कृषि का या स्थानिक कृषि का या किसी कृषि का कोई भी प्रकार है इसके बारे में इसका जिक्र ही नहीं हुआ है, तो इसके बारे में हमें चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो याद पूछा गया दोनों ही गलत है, तो राइट आंसर होगा हमारे इसका भी डी इसका राइट आंसर होता है। ठीक, तो एक परिच्छेद से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी ये थोड़ा रीजनिंग से संबंधित है। क्या कहता है भी ए बी सी डी और ई इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि ए और ई के बीच में यथार्थ 2 वर्ण हो। कितने वर्ण हो? 2 वर्ण हो। और इस तरह कितनी व्यवस्थाएं संभव हो सकती है। ठीक है, तो ये पूछा है भी हमारी ए और ई। तो जैसे हमारा ये ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या है ई है। ठीक है, तो इनके बीच में 2 बैठने चाहिए, एक यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है। ठीक, एक हमारी इसी तरह क्या हो सकता है ई यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो 2 स्थान यहाँ बच गए, ए यहाँ पे हो सकता है, ए है वो हमारा यहाँ पर हो सकता है और कहीं कहीं ये खाली हो सकता है। ठीक, इसी तरह हम कह सकते हैं ये खाली हो सकता है, यहाँ पर ए हो। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या हो ई हो। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं ये खाली हो और यहाँ पर हमारा क्या हो ई हो। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो ए हो। अब हमारे ए और ई है तो आ चुके हैं, बचे हमारे कौन कौन से बी है, सी है और डी बचा है। 3 बचे हैं। अगर हम इस 3 की बात करें तो इस 3 को जैसे बी है तो बी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, तो दोनों के स्थान चेंज होगा। इसी प्रकार से सी यहाँ बैठ सकता है, फिर दोनों का स्थान चेंज होगा, फिर सी यहाँ पर बैठता है, तो इस प्रकार से दोनों के स्थान चेंज होंगे। तो ऐसी कुल कितनी हमारी जो 3 व्यवस्थाएं हम इस प्रकार से बिठा सकते हैं, कितने अंकों को बिना चेंज किए हुए, यानी जो इसको बोलते हैं हम एक प्रकार से जो 3 फैक्टोरियल इंटू इसको बोलते हैं 3 इंटू 2 बोलते हैं फैक्टोरियल सॉरी। तो 2 हमारी जो 3 व्यवस्थाएं बिठा सकते हैं इन 2 को स्थिर रखने के। ठीक है, तो उस प्रकार से क्योंकि इन 2 के साथ भी हम व्यवस्था ही होगी वो। ठीक, एक सेकंड इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक, इसको हम बढ़ा सकते हैं और 2 से क्या हो सकता है 2 की वजह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक, जो चीज़ इसी के अंदर होगी इसके अंदर भी स्थान चेंज होगी, 2 को स्थान चेंज किए। ऐसा ही हम इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, 3 गुणा 2 हो सकता है, इसी के ऐसा ही हम इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम जब इसका रिजल्ट निकालते हैं तो इसका भी आंसर हमारा क्या आता है 6 आता है, इसका भी आंसर हमारा 6 आता है, इसका भी आंसर हमारा 6 आता है और इसका भी हमारा आंसर क्या आता है 6 आता है। ठीक, तो अब जब इन सबको हम टोटल करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी जो 6 + 6 6 जो 24 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा 24 हमारा इसका राइट आंसर होता है, सी हमारा इसका क्या होता है राइट आंसर होता है। ठीक है, तो बस इसको व्यवस्थित करना था अभी किस प्रकार से, सिर्फ कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़े मेथड वाले सवाल यहाँ यूपीएससी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भी ये भी हमारा कथनों से संबंधित है। तो ये पूछा गया पहला हमारा जो कथन है वो कहता है भी जो क्या एक्स जेड है एक्स का भाई है। ठीक है, क्या जेड एक्स का भाई है। तो पहला हमारा पूछा भी वाई है वो, यानी जो वाई है वो एक्स का क्या है, भाई, यानी वाई का भाई एक्स है। तो वाई का भाई कौन सा है, एक्स है। तो हम इस प्रकार से जो एक्स है उसका भाई कौन है, वाई है। तो भाई को हम प्लस से ले लेते हैं। ठीक है, मगर और जेड का भाई वाई है, क्या है, जेड का भाई वाई है। तो हम कह सकते हैं जो जेड है इसका जो भाई है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं ये क्या है, इसका भाई है। ठीक है, अब दूसरा कथन हमारा क्या कहता है, एक्स वाई और जेड वो क्या है, एक प्रकार के जो साझेदार यानी कजन क्या है, ब्रदर है। ठीक है, कजन भाई बहन है। ठीक है, क्या है, कजन भाई बहन है। तो अगर हम इसमें कहते हैं भी जो एक्स वाई है वो क्या है भी कजन जो ब्रदर्स हैं, तो हम इससे इस बात का कैसे अनुमान लगा सकते हैं भी जो हमारी जो जेड है वो महिला है या पुरुष है। ठीक है, तो इस बात का तो हम नहीं लगा सकते। तो भाई तो कब होगा, ये तभी होगा तो अगर ये जो क्या होगी, महिला होगी, सॉरी ये पुरुष होगा। ठीक है, अगर ये मेल होगा तभी भाई होगा, अगर ये महिला होती है तो ये क्या होगी, बहन होगी। ठीक है, तो इस बात का हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं भी हमारा क्या हो, भी ये भाई है या बहन है। क्योंकि हमें इसके जेंडर के बारे में नहीं पता है तो इसका हम सही से आंसर नहीं दे सकते हैं। तो हमारे जो दोनों ही कथन है वो कहीं ना कहीं क्या है, अपर्याप्त है, हमारा उत्तर हम इसे नहीं दे सकते हैं। तो हमें एक आम अब ऑप्शन और दीजिए जिससे कि हम ये पता लगा पाए भी ये मेल है या फीमेल है, तब तो हम इसको उत्तर दे पाएंगे। अन्यथा हम जो उत्तर नंबर डी चूज करेंगे भी हमारे जो दोनों के दोनों कथन है वो हमारा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर सुधार की आवश्यकता है तो उस सुधार को भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।